लाइक जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई। हमारा यहाँ पर एक शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है ईमेल का पार्ट 3, है ना। ईमेल पार्ट 3 हम यहाँ पर आज की क्लास में करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर आप ये कहें कि भैया एक ही क्वेश्चन तो आता है, इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना, तो मेरे भाई ना तो आप भगवान के भैया हो, ना मैं हूँ कि मैं ये बता दूं कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ऐसे तो पूरे 15 ही आते हैं, फिर इतना क्यों पढ़ना। भाई हमें प्रॉपर तरह से चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिससे कि अगर आप यूपीएससी का कोई और भी पेपर दो उसके लिए आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अच्छा, एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, कल मैं से ढूंढ रहा था, मिला नहीं। क्या है जी? निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है, बताओ। ये शायद अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर वाले पेपर का सवाल है। ईमेल से रिलेटेड ही है, पूछा किस तरह से ये देख लो। बताओ एक बार क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा। कि कल हमने पासवर्ड से रिलेटेड बात करी थी, पासवर्ड बनाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर है आपकी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ईमेल पासवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है आपका। तो हम क्या कहेंगे, क्वेटी जी नहीं, पासवर्ड 123 जी नहीं, यूजर की बर्थ डेट जी नहीं, 8 क्यों भैया, ये तो ऐसा खतरनाक है कि ये तो एक बार में ही हमसे सही से टाइप ना हो पाए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप देख लेंगे कि कोई भी अगर हमें कोई मजबूत पासवर्ड बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कैपिटल लेटर्स हों, उसमें स्मॉल लेटर्स हों, उसमें सिंबल्स हों, उसमें नंबर्स का प्रयोग हुआ हो। ठीक है दोस्त, चलो अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने बात की थी आपसे कि जब ईमेल लॉगिन हो जाती है उसके बाद हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कंपोज। तो कंपोज का क्या मतलब होता है समझ में आ गया था। जब हमें कोई नया मेल बनाना है तो हम कंपोज पर क्लिक करते हैं। कंपोज के बाद आपको दूसरा नाम देखने के लिए मिला था इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या था जी, तो जो भी मेल हम रिसीव करते हैं वे हमें कहाँ मिलते हैं, वे हमें इनबॉक्स में मिलते हैं। रिसीव होने वाले जो मेल होते हैं हमारे, वे कहाँ मिलेंगे, वे हमें मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, तो वे हमारे कंपोज इनबॉक्स, वे हमें जो मेल हमें रिसीव होते हैं वो इनबॉक्स में मिलते हैं। अच्छा, एक होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में कौन से मेल होते हैं, तो हमने कल की क्लास में रिवाइज किया था, कल की क्लास में पढ़ा था कि आउटबॉक्स में वे मेल पहुंचते हैं जो हमने तो भेज दिए, लेकिन वे किसी कारणवश अभी सामने जिसे हमने भेजे हैं उस तक पहुंचे नहीं हैं। तब तक वो हमारे यहाँ आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही उसके पास पहुंचेंगे तो ये हमारे यहाँ इस आउटबॉक्स से हट करके एक दूसरा एक और फोल्डर होता है जिसे हम सेंट कहते हैं, सेंट इसमें पहुंच जाता है, यानी कि आपका मेल पूरी तरह से भेजा जा चुका है। इसमें कौन से मेल मिलेंगे, जो मेल हमने भेजे और वो सामने वाले तक पहुंच गए, वे सब के सब हमें इसमें सेंड में मिलते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हमने और भी कुछ पढ़ा था कल की क्लास में, बताओ। तो एक हमने स्टार्ड मेल पढ़ा था। स्टार्ड, स्टार्ट का मतलब क्या था कि अपने मेल को बाद के लिए स्पेसिफिक चिन्हित करने के लिए, जैसे कि तुम्हें लाखों की भीड़ में, हजारों मेलों के बीच में वो आसानी से मिल सके, इसके लिए हम इसे स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। राइट, यही बात थी हमारी। चलो अब इसके आगे एक अगला नाम आता है जिसे आप और हम कहते हैं स्नूज्ड। ये देखो, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको वर्बली ऐसे ही याद रखनी है, फिर इनसे रिलेटेड कितनी भी कठिन लैंग्वेज के सवाल क्यों ना आ जाए, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है पूरा कि ये क्या होता है तो सवाल अपने आप बनता है फिर, है ना। स्नूज्ड, हमने इससे पहले की सभी बातें कर ली, अब हम स्नूज्ड की बात करेंगे। स्नूज्ड क्या होता है, हाँ हमने स्पैम और ड्राफ्ट की भी बात करी थी, बहुत बढ़िया। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ उसे भी। स्नूज्ड को बाद में पढ़ेंगे, एक बार जब रिवाइज ही कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि हमने ड्राफ्ट पढ़ा था। जो अधूरे मेल होते हैं हमारे, वे हमें ड्राफ्ट में मिलते हैं, जो हमने लिख लिए हैं लेकिन भेजे नहीं है। हैप्पी बर्थडे वाला उदाहरण दिया था। दूसरा एक हमने बताया था स्पैम, या जिसे हम जंक मेल भी कहते हैं, जो कंपनी के मेल होते हैं, एडवर्टाइजिंग मेल होते हैं, वे हमारे स्पैम में जाते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है किस चीज़ की, स्नूज्ड मेल की।
तो स्नूज शब्द आपने कभी अपने जीवन में सुना है या नहीं सुना? आप कहोगे भैया सुना सुना सा तो लग रहा है, या अगर सुना भी होगा देखा भी होगा तो कभी ध्यान नहीं गया होगा उस पर। लेकिन मैं ध्यान दिलवाता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज इसे देखता हूँ। कैसे? जब आप और हम रोज सुबह उठने के, जैसे हम रात में सो रहे हैं 1 बजे, तो हम अलार्म लगाएंगे 1 बजे सो रहे हैं, कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, तो एक काम करते हैं 7 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। राइट, 7 बजे का हम लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। अब जब वो 7 बजे अलार्म बजता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आता है लिखा हुआ स्टॉप और एक आता है स्नूज्ड। अगर आप उस फोन को वही स्टॉप पर क्लिक नहीं करते, वहीं की वहीं उसका साइलेंट वाला बटन दबा करके उसे बंद कर देते हो अलार्म में, ठीक है, तो क्या होगा कि वो 5 मिनट बाद फिर बजेगा। फिर आपने साइलेंट वाला बटन दबाकर बंद कर दिया तो 5 मिनट बाद वो फिर बजेगा। इसका मतलब क्या है? अच्छा, और अगर आप एक बार फोन, जैसे आपकी नींद खुल गई, आपने एक बार फोन उठा करके स्टॉप कर दिया, तो फिर वो दोबारा नहीं बजेगा। लेकिन अगर आपको 5 मिनट और सोना है और वो 5 मिनट कब 50 मिनट में तब्दील हो जाते हैं, ये मेरे साथ आज ही घटना हो गई। मैं पहले 7 बजे उठा, फिर पता चला कि 5 मिनट के लिए स्नूज करा तो देखा 10 बज गए। ठीक है, तो मेरे भाई स्नूज्ड, स्नूज्ड क्या होता है कि उस अलार्म को हम कुछ समय के लिए टाल देते हैं, है ना। हम उसे क्या करते हैं, कुछ समय के लिए टाल देते हैं कि इतनी देर बाद बजे। ऐसे ही यही फंक्शन हमारे हमारे ईमेल के अंदर भी होता है। कैसे होता है भैया? तो देखेंगे आप यहाँ पर, बिल्कुल समझ में तो आ गया ना क्या है स्नूज? बिल्कुल वही देसी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है जी, कि जब तक आपको उस मेल की जरूरत ना हो तब तक उसे टाल दें। जब हम जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज करते हैं तो यह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जब आप चाहें तब वह ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपके चुने गए समय पर आ जाएगा, या कुछ समय के लिए इनबॉक्स में से हटा दिया जाएगा। मतलब कि डोंट पुट ऑफ दैट ईमेल मेल अंटिल यू नीड इट। व्हेन यू snooze a email in Gmail, it disappear for some time. When you want that email will appear at the top of your inbox at the time you choose, or remove it from your inbox for a period of a time। यानी कि ये पूरा पैराग्राफ रटना नहीं है, स्नूज का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये तुम्हें किसी बुक किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। ये मैंने अपनी भाषा में ही आपको लिख दी है, जैसे कि आप भविष्य में अगर कभी रिवीजन करो पीडीएफ से तो आपको ऐसा लगे क्लास लेने की जरूरत ही ना पड़े, आपको बिल्कुल याद आ जाए। आप चाहो तो इसकी जगह अपने शब्दों में जो भी तुम स्नूज का मतलब समझे हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द में जानेंगे, एक लाइन में जानेंगे कि भैया क्या करने के लिए, अपने मेल को कुछ समय के लिए टाल देने के लिए। अच्छा, मेल को टालने की जरूरत क्यों पड़ती है? इससे आप एक मैं एग्जांपल दूंगा, इससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या करा, जैसे एक चीज बन गई है क्रेडिट कार्ड, जो इंसान को फालतू के खर्चे करवाती है। मान लो किसी भाई को क्या करना था, किसी भाई ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करे और उसका मन था 20,000 रुपए का फोन लेने का, लेकिन तभी उसी बीच में उसका एक क्रेडिट कार्ड बन गया और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट उसे मिल गई 1 लाख रुपए की। अब भाई सोचने लगा कि यार क्रेडिट कार्ड तो है ही है, क्यों ना मैं आईफोन ले लूं। भैया ने आईफोन ले लिया 75,000 का और उसकी बनवा ली ईएमआई। क्या बनवा ली? ईएमआई बनवा ली। मतलब जहां अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो वो 20,000 में भी वही काम करता, सब बढ़िया से जीवन चलता, लेकिन नहीं, जबरदस्ती का कर्जा हो गया। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड था। अब होता क्या है, इससे आप समझना कि क्रेडिट कार्ड है मान लो आपके पास। अब क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि बिल आता है हर साल, हर महीने। जैसे मान लो आपने उसकी ईएमआई बनवा ली, अब मान लो आपका जो बिल जनरेट होता है वो 12 तारीख को होता है हर महीने। जिस जिस तारीख को बिल जनरेट होता है उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद बिल को पे करने की एक डेट होती है। जैसे अगर किसी ने 12 तारीख को बिल उसका जनरेट होता है तो उसे पे करने की जो डेट है वो लगभग 2-3 तारीख के आसपास आती है हर महीने। ठीक है ना, समझना मेरी बात को। समझाने पर जब मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब होगा क्या कि मान लो आपका बिल आया 12 तारीख को और तुम्हारे खाते में वही तुम्हें 4,000 रुपये जमा करने थे, तुम्हारे खाते में है 5,000 रुपये ही। अब अगर 12 को बिल आया, तुमने 13 को ही वो 4,000 रुपये जमा कर दिए, तो मेरे भाई तुम्हें इस बात का बैंक की तरफ से कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा, है ना। आपको इस बात का बैंक की तरफ से कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा कि तुमने टाइम पर पैसा दे दिया। टाइम पर पैसा बैंक के लिए चाहे जिस दिन बिल जनरेट करा उसके अगले दिन दे दो, चाहे जो लास्ट डेट उसने दी है तब दे दो, वो टाइम पर ही माना जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं,
कि 13 को नहीं देते। उनका कहना ये रहता है कि अगर मुझे बीच में 2-3 दिन के लिए 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ी तो मैं किससे हाथ फैलाऊंगा भाई। इससे बढ़िया तो ये है क्यों ना मैं इस बिल को जब लास्ट डेट होगी उससे 1-2 दिन पहले भर दूं। बात तो वही है, पेनल्टी तो नहीं लगने की। अगर किसी की 5 दिन लास्ट है, वो 4 को भर दे, 3 को भर दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ही बैंकों को पहले से ही पैसे दे देना, राइट। अच्छा, ये चीज होती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि अगर आप बिल भरना भूल गए, अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना भूल गए, तो पेनल्टी बहुत हैवी वाली लगती है। तो इस ऐसी कुछ चीजों के लिए क्या यूज कर लेते हैं हम, ईमेल में स्नूज का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब जैसे हमारे पास एक मेल आया 12 तारीख को कि तुम्हारा बिल इतने रुपए का जनरेट हुआ है। अब उस मेल को मैंने क्या करा, उस मेल को मैंने क्या कर दिया, स्नूज कर दिया। कब के लिए, मुझे 5 तारीख को पेमेंट करना था तो मैंने 4 तारीख के लिए स्नूज कर दिया। अब क्या होगा कि जो मेल मेरे पास 12 तारीख के आसपास आया है, वही मेल अब देखो 12 के आसपास आया, बीच में रोज मेल आएंगे, वो मेल नीचे चला जाएगा, खो जाएगा कहीं, मैं भूल जाऊंगा। तो वहां पर क्या होगा कि वो मेल 4 तारीख को दोबारा से तुम्हें ऊपर आकर के हाईलाइट होकर के दिखाएगा। वो तुम्हें ये याद दिलाएगा कि भाई साहब टाइम आ चुका है खर्चा करने का, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, तो ये जो स्नूज्ड मेल है ना मेरे भाई, इसका ये काम होता है। ये मैंने एक ईएमआई वाला एक उदाहरण दिया है आपको। जब आप अलग अलग कंपनीज में जाते हैं, जब आप कोई भी काम करते हैं, तो जरूरत के हिसाब से आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ओवरऑल इसका काम आपको पता चल गया क्या है, ठीक है भैया, काम समझ में आ गया। यूज अलग अलग कंपनी, अलग अलग, आप स्कूल में काम कर रहे हो उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से चीजें पता चल जाती है ना, ठीक है ना दोस्त। हाँ, तो स्नूज समझ में आ गया अच्छे से, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल अलार्म बजता है तो एक स्नूज और एक स्टॉप, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्नूज, क्या होता है स्टॉप। ऑल क्लियर, यस और नो, एक बार कंफर्म करके मुझे बता देंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको शायद ये समझा पाया हूँ, ईएमआई वाले एग्जाम्पल से भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है जी। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक और नाम होता है जिसे आप और हम कहते हैं ट्रेस फोल्डर, है ना। एक और नाम होता है हमारा जिसे आप और हम कहते हैं ट्रेस फोल्डर। ट्रेस फोल्डर क्या चीज़ है जी, समझेंगे। तो देखो, पहले समझने पर फोकस है, लिखे हुए की कोई भी बहुत वैल्यू नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो मेरे भाई अपने आप आंसर करोगे। क्या होता है ट्रेस फोल्डर, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी के फोन में एक ऑप्शन होता है रिसेंटली डिलीट का। आप सभी के फोन में एक विकल्प होता है रिसेंटली डिलीट का, या फिर किसी किसी के फोन में ये ऑप्शन रिसाइकिल बिन के नाम से भी आता है। फोन में बात कर रहा हूं मैं, आता है कि नहीं आता बताओ, आप सभी के फोन में होगा। जैसे मैं देखूं मेरे में क्या है, मेरे में रिसाइकिल बिन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो किसी किसी फोन में रिसाइकिल बिन लिखा होता है, किसी किसी में रिसेंटली डिलीट लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, मान लो आपने कभी कोई फोटो खींची, आपने कभी कोई फोटो खींची, कोई वीडियो है, और वो आपसे बाय मिस्टेक क्या हो गई, डिलीट हो गई। आप फोन की बात कर रहा हूं पहले मैं। अगर आपने कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ भी चीज कोई डिलीट करा, तो वो आपके फोन में जो रेगुलर इमेजेस होती हैं वहां से तो हट जाएगा, लेकिन वो जाकर के क्या होगा, वो जाकर के आपका स्नूज, सॉरी, रिसाइकिल बिन में जाकर चला जाएगा। अच्छा, जब वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, आप अपने फोन में डेली इसे यूज करते होंगे, तो आप उसे चाहो तो वापस भी डिलीट किए हुई चीज को भी वापस ला सकते हो। लेकिन फोन में एक कंडीशन होती है, आपने देखा होगा, वहां पर डेज लिखे आते हैं। यानी कि किसी भी डिलीट किए हुए फोटो या वीडियो को आप 30 दिन तक तो रिस्टोर कर सकते हो। अगर आप उसे 30 दिन तक रिस्टोर नहीं करते, रिस्टोर यानी कि वापस ला सकते हो, अगर आप उसे 30 दिन तक भी रिस्टोर नहीं करते, तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, फिर आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो रिसेंटली डिलीट या रिसाइकिल बिन जो फोन में होता है, ये किसी डिलीट किए गए इमेज या वीडियो को कहाँ पहुंचा देता है मेरे भाई, ये पहुंचा देता है रिसाइकिल बिन में। आप चाहो तो उसे वहां से उसके उसी स्थान पर पहुंचा सकते हो जहां पर से वो डिलीट किया गया था, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो 30 दिन तक इसे अपने पास रखेगा, और 30 दिन के बाद क्या कर देगा, अलविदा कर देगा, फिर नहीं वापस आएगा। ऐसे ही हमारा होता है ट्रेस फोल्डर। ट्रेस फोल्डर कहाँ होगा, ईमेल में।
अच्छा, जो भी डिलीट किए हुए मेल होते हैं, जो डिलीट किए हुए मेल होते हैं वे कहाँ जाते हैं? तो हम और आप कहेंगे कि डिलीट किए हुए मेल ट्रैश फोल्डर में स्टोर होते हैं। ट्रैश फोल्डर में, ट्रैश फोल्डर में स्टोर होते हैं। डिलीट किए गए मेल कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो हम और आप कहेंगे कि भैया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भैया डिलीट किए हुए मेल ट्रैश फोल्डर में स्टोर होते हैं। और सेम मोबाइल की तरह ही यहां पर जो उसका टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज होता है। यानी कि यदि यदि आप डिलीट किए हुए मेल को वापस लाना चाहते हो तो वो 30 दिन के अंदर कभी भी रीस्टोर कर लो। रीस्टोर शब्द का यूज होता है कि आप डिलीट किए हुए मेल को वापस उसी स्थान पर पहुंचा दोगे। लेकिन अगर आपने उसे 30 दिन तक भी वापस नहीं लाई तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपने आप डिलीट हो जाएगा, फिर उसे आप वापस नहीं ला सकते। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसा होनहार व्यक्ति हुआ, देखो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपसे। मान लो आपके जीवन में कोई था, ठीक है, उसने कोई गलती कर दी, तुमने उसे अपने जीवन से निकाल करके फेंक दिया, उसे आपने अपने जीवन से निकाल करके अलग कर दिया। अब जब आपने उसे अलग करा तो वो 30 दिन तक कहाँ रहेगा? ट्रैश फोल्डर में बना रहेगा। अब अगर उसने तुम्हारा इतना ज्यादा दिल तोड़ा है, इतना ज्यादा तुम्हारा दिल दुखाया है कि तुम चाहते हो ये 30 दिन तक भी ना रहे, ये अभी परमानेंट डिलीट हो जाए, तो तुम पहले तो यहां से भगाओगे, फिर तुम ट्रैश फोल्डर में जाओगे और तुम वहां से भी भगाओगे, निकल यहां से। मतलब यदि आपने अपने मेल को नॉर्मल इनबॉक्स से डिलीट कर दिया और फिर तुरंत ही जाकर के 30 दिन का इंतजार नहीं करा, तुरंत ही जाकर के ट्रैश फोल्डर से भी डिलीट कर दिया, तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो वापस नहीं ला सकते आप। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं या कोई हमसे गुस्सा हो जाता है और वो ट्रैश फोल्डर में चला गया, हमने उसे डिलीट करा और हमने उसे डिलीट करा तो भैया वो ट्रैश फोल्डर में चला गया। अब वो 30 दिन तक इंतजार करेगा, है ना, वो व्यक्ति 30 दिन तक इंतजार करेगा, अब आएंगे मनाने, अब आएंगे मनाने, अब आएंगे मनाने। ठीक है, अगर तुम उसे 30 दिन तक मना लेते हो, ठीक है ना, तो भैया वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसे 30 दिन तक भी नहीं मनाया तो फिर वो सदा सदा के लिए चला जाएगा, परमानेंट चला जाएगा। फिर वो तुम कितने भी सिर पीटो, कुछ भी करो, फिर वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए एक गाना है कि जिंदगी के सफर में चले जाते हैं कुछ लोग, फिर नहीं आते, ऐसे करके गाना बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट है वो, है ना, फिर नहीं आते। ठीक है ना, तो कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, है ना, रोक लो उनकर रूट को, जान रूट कर जाने ना दो, ऐसे करके गाना मेरे भाई। तो इसी पर आधारित है कि अगर कोई तुमसे रूट करके ट्रैश फोल्डर में चला जा रहा है और यदि वो जरूरी है तो उसे समय रहते मना लो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम उसे मनाने जाओ तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी हो। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। ठीक है तो भाई, तो ये क्या है, ऐसे ही 30 डेज तक वो वहां पर रहता है। अगर आप उसे तब भी नहीं मनाओगे तो फिर भैया फिर तो वो चला ही जाएगा और फिर वो नहीं आएगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी गुस्सा से बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो शख्स जो तुमसे गुस्सा हुआ है, तो भाई उसे मना लो और लौटा लाओ। ठीक है, क्योंकि फिर नहीं आते, सच में नहीं आते कुछ लोग। ठीक है, देखेंगे अब हम यहाँ पर ट्रैश फोल्डर क्या है। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। सर एसएसएल इनक्रिप्शन और प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस भैया करूंगा। उपेंद्र भाई थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं, जैसे और हम डिटेल में चलेंगे सभी चीजें पढ़ाऊंगा मैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो। तो ट्रैश इज यूज टू स्टोर एनी डिलीटेड ईमेल, डिलीट किए गए ईमेल, किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश फोल्डर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वॉट एवर मेल वी डिलीट गोज टू द ट्रैश फोल्डर एंड रिमेन्स फॉर 30 डेज। यानी कि जो भी मेल हम डिलीट करते हैं वह ट्रैश फोल्डर में चला जाता है, वह 30 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं। यदि हम चाहें तो उसे ट्रैश फोल्डर से भी वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल ठीक है मेरी बहन, बताएंगे एक बार। चलिएगा, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैश फोल्डर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब जब ये इतने अच्छे से क्लियर हो गया ना, फिर ये इतने, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे पढ़ो मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए आपको होता है। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन आता है आर्चीव्ड चैट।
अब ये आर्चिव्ड को इसे आर्चाइव्ड कहता है, कोई आर्काइव्ड कहता है, अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, ठीक है, देख लेंगे अपने हिसाब से। अब ये क्या चीज है जी, तो देखो फिर से उदाहरण समझो एक बढ़िया सा। ये जैसे मान लो कोई फोन है आपका, ठीक है, आपके पास क्या है मेरे भाई, कोई फोन है, कोई फोन क्या, आपके पास फोन ही है, कोई क्या होगा, ठीक है, उसमें व्हाट्सअप लॉगिन है, व्हाट्सअप। अब होता क्या है कि हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे दोस्तों में बहुत से लोग हमें ऐसे ऐड कर लेते हैं ग्रुप्स में जिन्हें हम छोड़ भी नहीं सकते, है ना, जिन्हें हम छोड़ने का भी हमारा मन नहीं करता या छोड़ नहीं सकते किसी कारणवश, और वो हमें डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हारे कोई दूर के रिश्तेदार ने, मामा वगैरह ने, किसी ने आपको किसी एक ग्रुप में जोड़ दिया, ठीक है। अब उसमें रोज सुबह 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 प्रभात आती है, तुम पढ़ रहे हो, ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है सुबह प्रभात, है ना, ऐसे करके बार बार मैसेज आता है, बड़ी डिस्टरबेंस होती है। या फिर आपके गली मोहल्ले में, आप जो भी आपके, जहाँ से आप कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, कई बार लड़कियों को जहाँ से वो शॉपिंग करती हैं कपड़ों की, वो दीदी ऐड कर लेती है ग्रुप में कि देखो हमारे नया नया कलेक्शन आ रहा है, कपड़े ही बेचती रहेंगी। अरे बहन, हर रोज थोड़ी ना कपड़े खरीदे जाते हैं, तुम तो बेच देती हो अपने, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, जुड़े रहते हैं ग्रुप से, कई बार जूते बढ़िया दिख जाते हैं, कई बार कपड़े बढ़िया दिख जाते हैं, तो ऐसे ग्रुपों में हमें जोड़ लिया जाता है। लेकिन वो हर रोज हमारे काम के नहीं है, तो अब लेकिन बजते वो रोज है। अगर आप नॉर्मली उसे रखोगे, है ना, लेकिन जब आप उसे रखोगे तो क्या होगा मेरे भाई, जब आप उसे रखोगे तो बार बार वो डिस्टर्ब करेगा आपको। तो इससे बचने के लिए हम और आप क्या करते हैं कि अपने फोन में उस चैट को ऐसे थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करके, और एक ऑप्शन आता है ऊपर आर्काइव्ड का या अर्चीव्ड का, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। और इससे क्या होगा कि उस पर क्लिक करने से वो जो चैट है आपकी, वो नॉर्मल, है ना, वो जो चैट है आपकी, वो नॉर्मल जो चैट होगी उससे हट करके एक अलग पीछे की तरफ एक दूसरी आर्काइव्ड चैट में जाकर के सेव हो जाएगी, मतलब वहां पर दिखेगी। यानी कि अगर नॉर्मली तुम देखोगे तो वो मैसेज तुम्हें नहीं दिखाई देगा, भले ही उसमें कितने भी मैसेज आ रहे हों, भले ही उसमें कितने भी मैसेज आ रहे हो, वो तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा तब तक, जब तक आप उस अर्चीव पर जाकर के चेक नहीं करेंगे। होता है ऐसा, है ना। या फिर कई बार दोस्त क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं कई बार, कि मान लो उन्होंने नॉर्मल चैट में भैया मैडम जी का वो रख रखा है अपना क्या, मैसेज, अब पता चला दोस्त बगल में झांक ही रहा था फोन में, इतने में मैसेज आ गया कि तुम इसके साथ क्यों रहते हो, भाई साहब उसने पढ़ ली, गड़बड़ हो गई मामला, ठीक है। तो उसे भी क्या करते हैं कुछ लड़के कि उसे आर्चीव्ड में रखते हैं, कि अगर किसी का ऐसे कोई मैसेज आए तो नॉर्मल वाली चैट में ना दिखाई दे, अंदर वाले में जाकर के दिखाई दे, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, तो यही अर्चिव्ड है। ऐसे ही अर्चिव्ड मेल भी होता है, ऐसे ही बिल्कुल अर्चिव्ड मेल भी होता है। जैसे हम मैसेज करते हैं ना कि कोई ग्रुप, हमने व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे मैं अगर देखूं अपने में, तो लगभग मैंने 150-200 चैट्स ऐसी हैं जो अर्चिव्ड में डाल रखी हैं, ठीक है ना। लगभग लगभग 166 चैट ऐसी हैं जो अर्चिव्ड में डाल रखी हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप है, सारे ग्रुप काम के नहीं होते हमारे। जब हमारे काम का होगा, कोई हमें टैग करेगा तो वहां पर हमें पता चल जाएगा @ से। लेकिन नॉर्मली में हमें सिर्फ वही जो जरूरी जरूरी मैसेजेस है वही दिखें, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम उसे अपनी नॉर्मल चैट से हटा करके पीछे की तरफ छुपा कर रख देते हैं। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही मेल होता है, सेम टू सेम, मतलब ईमेल को और फोन को समझने में, व्हाट्सएप को वगैरह को समझने में काफी हेल्प हो जाती है। ऐसे ही मेल होता है कि कोई अगर चैट ऐसी है हमारी जिससे कि मान लो उसमें कोई मेल ऐसा है, हमें जो आर्चिव्ड, उस नॉर्मल इनबॉक्स में से हटाना है हमें, तो हम आर्चिव्ड मेल का प्रयोग करते हैं। कैसे, आओ जानते हैं। आ गया, तो ये है, इसमें वह मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपा कर रखना चाहते हैं, या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से छिपा करके रखते हैं। आर्चाइव्ड सेट होता है, यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। सर आर्चिव मेल कहाँ के लिए, तो क्या भैया क्या लिख रहे हो, आपकी स्पेलिंग सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत काम की चीज आती है, शेड्यूल्ड मेल। कौन सी, एक चीज होती है हमारी शेड्यूल्ड मेल। अब ये शेड्यूल्ड मेल क्या चीज है जी, शेड्यूल्ड मेल क्या चीज होती है, समझेंगे इसे, ठीक है। तो देखो, जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि मान लो आपको किसी को बर्थडे विश करना है, ठीक है, और भैया उसने क्योंकि आपको रात में करेक्ट 12 बजे बर्थडे विश करा था, तो तुम्हें भी करना है। अब मुझे आप लोगों की तो नहीं, देखो हो सकता है कि जो पहले मेरी बात को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन समझना, हो सकता है आपको मेरी बातों में ऐसा लग रहा हो कि सर बात ज्यादा हो रही है, हम कंटेंट कम सीख पा रहे हैं, लेकिन
ये जरूरी चीजें हैं और इन्हें आप इस तरीके से सीख पा रहे होंगे कि फिर आप इन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसमें मैं सिर्फ एग्जाम मतलब ये आसान बनाने के लिए आपको इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए अदरवाइज ना ले जाएं आप लोग। ठीक है, समझिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें किसी को बर्थडे विश करना है रात 12 बजे। अब मुझे नहीं पता कि आपके साथ प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन मेरे साथ स्पेशल ये प्रॉब्लम है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी अगर कोई बर्थडे है ना, ठीक है, अगर मेरे दोस्त का बर्थडे है, मुझे 1 साल पहले याद रहेगी, 6 महीने पहले याद रहेगी, 1 हफ्ते पहले याद रहेगी, 3 दिन पहले याद रहेगी, 2 दिन पहले याद रहेगी, लेकिन जिस दिन उसे बर्थडे विश करना होगा मैं उसी दिन भूल जाऊंगा। मैं उसी दिन भूल जाऊंगा। वैसे मैं रात में 2 बजे सोऊंगा, 1 बजे सोऊंगा, जिस दिन मुझे बर्थडे विश करना होगा मुझे याद भी है, मुझे 10 बजे ही इतनी तेज नींद आएगी, इतनी तेज नींद आएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और फिर क्या भूल गए। ठीक है, तो अब ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। अब इससे बचने के लिए क्या उपाय है जी? तो इससे बचने के लिए एक बहुत बढ़िया, ये हालांकि ये व्हाट्सएप पे ये फंक्शन नहीं है, उस पे भी हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन नॉर्मली एक ऑप्शन होता है शेड्यूल्ड मेल। इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति विशेष को मेल करना है करेक्ट 12 बजे, मैं चाहता हूँ करेक्ट 12 बजे चला जाए, अब रात 12 बजे तक तो मैं बैठ करके लैपटॉप, मुझे आ रही है नींद 10 ही बजे, तो मैं क्या करूंगा, हैप्पी बर्थडे बढ़िया सा मैसेज लिख लिखा करके उसे रात 12 बजे के लिए शेड्यूल कर दूंगा, और मैं भाई साहब चैन की नींद सो जाऊंगा, और वो मेल करेक्ट 12 बजे पहुंच जाएगा वहां पर। सामने वाला सोचेगा भाई साहब मुझे करेक्ट 12 बजे विश करा है, कितनी बढ़िया बात है, उसे क्या पता ये सो चुका है महाराज। ठीक है, तो ऐसे ही जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, जो रील वगैरह बनाते हैं, उन्हें भी पता होगा कि ऐसे ही शेड्यूल्ड रील का ऑप्शन आता है ना? ऐसे ही एक ऑप्शन आता है मेरे भाई, शेड्यूल्ड रील। तो आप क्या करते हैं, शेड्यूल रील या कोई भी कंटेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर मान लो मुझे कोई सुबह 6 बजे रील पोस्ट करनी है 6 AM, और मुझे नहीं लगता कि मैं 6 बजे उठ भी पाऊंगा सो करके, तो मैं क्या करूंगा कि रात में ही उसे 6 बजे के लिए शेड्यूल कर दूंगा, रात में ही, और वो जैसे ही 6 बजेंगे अपने आप चली जाएगी, अपने आप। ठीक है, ऐसे ही अब देखो, ये तो एग्जाम्पल, बर्थडे बर्थडे तो इतने बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि आपको ये मेल भेजना है संडे वाले दिन, और संडे वाले दिन आप रहते हो ऑफ, और वो मेल संडे वाले दिन 12 बजे जाना ही जरूरी है, और वो जा भी आपके ही सिस्टम से सकता है जो किसी ऑफिस में रखा हुआ है, वो आपके घर पे भी नहीं है। अब आप स्पेशली संडे को उस मेल को भेजने थोड़ी ना जाओगे। ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आप जिस दिन भी वर्किंग थे लास्ट, उस मेल को प्रॉपर तरह से टाइप करके क्या कर सकते हैं, आप टाइप करके उसे संडे के 12 बजे के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। आप जाओ मत जाओ, वो मेल तुम्हारा उसी टाइम पर पहुंच जाएगा, है ना? वो आपका उसी टाइम पर पहुंच जाएगा अपने आप। अच्छा, अब एक सवाल आप में से कुछ दोस्तों के मन में ये उठा होगा, नहीं उठा तो मैं बता देता हूं कि भैया क्या नेट बंद है तब भी शेड्यूल किया हुआ मेल चला जाएगा? क्या नेट बंद है तब भी शेड्यूल की गई जो रील है वो पोस्ट हो जाएगी? तो हम कहेंगे जी हाँ, उसे इंटरनेट अपने सर्वर पर ही सेव कर लेता है, और फिर नेट बंद होने के बावजूद भी उसे सेंड कर देता है। यूट्यूब पर भी ये फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है। जैसे शॉर्ट्स होती हैं, ठीक है ना, टीचर्स की शॉर्ट्स होती हैं, तो शॉर्ट्स को शेड्यूल कर दिया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी जो टीम है उन्हें दिन में 4 शॉर्ट्स डालनी है मान लो, तो वो क्या करेंगे, शेड्यूल कर देंगे ये वाली इतने बजे अपने आप, तो वो अपने आप पोस्ट हो जाएगी। सिस्टम ऑफ होगा तब भी पोस्ट हो जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर बंद रहे तब भी पोस्ट हो जाएगी, तब भी शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का मामला है सारा का सारा। ठीक है, तो ये डाउट आपके मन में रहा होगा, इसलिए मैंने इसे क्लियर कर दिया। तो शेड्यूल्ड मेल तो आपको समझ में आ गया, पढ़ लो। शेड्यूल मेल का प्रयोग ईमेल को एक निश्चित समय और तारीख पर ऑटोमेटिक रूप से भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है भैया, मन की बात कहती बहुत बढ़िया दोस्त। आगे बढ़ेंगे, रिप्लाई क्या होता है? अगर तुम्हें आज इस कलयुग में, घोर कलयुग में, तुम्हें रिप्लाई का भी मतलब समझाना पड़ जाए तो हो लिया काम है। पूरे दिन में यहीं पर कमेंट में ही दुनिया भर के आते रहते हैं, सारी लड़ाई ही रिप्लाई की है कि तुमने मुझे रिप्लाई 2 मिनट लेट क्यों किया, भले ही खुद 1-1 घंटे बाद रिप्लाई करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने 2 मिनट लेट कर दिया तो कलेश हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, कि तुम मुझे टाइम पर रिप्लाई ही नहीं देते कभी भी, सारा कलेश ही रिप्लाई का। रिप्लाई क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति ने आपको कोई मेल भेजा, ठीक है, तो जब आप उसी व्यक्ति विशेष को जब आप रिप्लाई जवाब देते हैं, उसे रिप्लाई करना कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं, सर मेरी बात का रिप्लाई तो दे दिया करो, ऐसे करके कमेंट आते हैं कई बार, ठीक है ना? तो ये क्या है, हमारा रिप्लाई होता है। रिप्लाई किसे दिया जाता है? जिस व्यक्ति विशेष ने आपसे जो बात कही है उसी को जवाब देना रिप्लाई। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है ना? तो जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है तो हम रिप्लाई के जरिए उसका जवाब देते हैं। व्हेन यू रिसीव एनी ईमेल वी रिप्लाई टू इट थ्रू रिप्लाई
भैया रिप्लाई थ्रू इट रिप्लाई क्या ही बात है ना। चलिए सर रिप्लाई के पीछे तो तलाक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एक भाई का कहना है सर महीना वही चल रहा है, आप याद दिला दे रहे हो। मेरे दोस्त ये महीना चल रहा है फरवरी का, और फरवरी के लिए कभी आपने सोचा इसमें दिन इतने कम क्यों हैं? तो फरवरी में दिन इसलिए कम होते हैं कि ना जाने कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, ना जाने कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। ये बहुत दिलों को तोड़ती है, तो भाई साहब जिसने दिन बनाए होंगे उसने कहा होगा कम से कम इसमें कुछ दिन घटा दूं, जिससे कि कुछ दिल तो बच जाए टूटने से, नहीं तो फरवरी तो भाई साहब है ही ऐसा तुम्हारा। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है, रिप्लाई समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक और ऑप्शन होता है हमारा रिप्लाई ऑल का। ये रिप्लाई ऑल क्या चीज होती है? आर्चिव मेल कहाँ मिलेगा भैया? जब आप मेल को सिलेक्ट करते हो ना तो वहीं पर मिलता है। देखो अगर इसमें किसी का लॉगिन हो तो मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, अभी इसमें लॉगिन नहीं है किसी की आईडी। जब आप उस मेल को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका लिखा हुआ आता है। ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका लिखा हुआ आता है। चलिएगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। चलो, अब एक और ऑप्शन होता है रिप्लाई ऑल। अब ये रिप्लाई ऑल क्या चीज है जी? एक तो हो गया रिप्लाई, और एक होता है रिप्लाई ऑल। हाँ, देखो आ गया ना सवाल कि रिप्लाई ऑल क्या होता है। तो हम देखेंगे, भैया रिप्लाई ऑल क्या होता है। जैसे देखो, अब मान लो अभी हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे ना, सर स्नूज्ड और शेड्यूल में क्या अंतर है? बहन बहुत अंतर है, अगर आप थोड़ा सा खुद से अपने दिल से समझोगे तो, है ना। देखो, स्नूज्ड है किसी मेल को टाल देना जिससे कि वो बाद में आ सके, ठीक है, और शेड्यूल्ड है उस मेल को अपने अनुसार किसी टाइम पर भेज देना। बहुत अंतर है दोनों में, कहाँ कंफ्यूजन हुआ आपको? ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद एक ऑप्शन होता है रिप्लाई ऑल का। रिप्लाई ऑल क्या चीज है भैया? देखो, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ऐसा सिस्टम होता है आपके ईमेल में कि आप एक ही मेल को एक बार में कई सारे लोगों को भेज सकते हो। ठीक है, आप एक मेल को एक बार में कई सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी, अब जब आप एक मेल को एक बार में कई सारे लोगों को पहुंचाओगे, अब जो इन कई सारे लोगों को पहुंचा है वो अगर सिर्फ आपको रिप्लाई करना चाहे तो रिप्लाई हो जाएगा, और अगर आपने जिन जिन को मेल भेजा है वो आपको और उन सबको जवाब देना चाहे तो रिप्लाई ऑल हो जाता है एक तरीके से। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है हमारा? रिप्लाई ऑल हो जाता है। फॉरवर्ड क्या होता है? ऐसा ही एक और नाम आता है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है कि किसी एक स्थान से आए हुए मेल या मैसेज को उठाकर किसी दूसरे स्थान तक पहुंचा देना, वो हमारा क्या होता है मेरे भाई? वो हमारा रिप्लाई, वो हमारा फॉरवर्ड होता है। जैसे आप देखते होंगे आपके हमारे घर पर मम्मियां क्या करती हैं, मम्मी क्या करेंगी कि अगर मान लो कहीं से साड़ी आई, ठीक है, और वो साड़ी भाई साहब किसी ने ऐसी दे दी कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, है ना, बिल्कुल ही, मतलब कुछ लोग होते भी बदतमीज हैं, बहुत ही बेकार सी दे देते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगी, जाने ऐसी दही है, रुक जाओ अब इसके कोई फंक्शन होने दो, यही साड़ी लौटाऊंगी यही, या फिर किसी और क्या। या फिर हम देखते हैं कई बार हमें क्या है, बर्थडे वगैरह में कुछ ऐसा मिल जाता है कि कांच के कुछ मिल गए गिलास, कांच के कुछ मतलब ढक्कन लगा हुआ कुछ मिल गया, कोई टिफिन बॉक्स मिल गया, हमें लग रहा है कि हम इसे यूज नहीं कर सकते, हम इसे यूज नहीं कर रहे मान लो, है ना, तो हम उसे रखा रहने देते हैं वैसे का वैसे ही। हमें कोई फोटो फ्रेम मिल गया, पहले फोटो फ्रेम बहुत मिलते थे बर्थडे में गिफ्ट में, फोटो फ्रेम मिल गया तो हम उस फोटो फ्रेम को क्या करते हैं, वैसा का वैसा पैक, जैसा है वैसा ही पैक करके, वहां से आया हमने यूज नहीं करा किसी और को भेज दिया, तो कहीं और से आए हुए को कहीं और भेज देना क्या हो जाता है? फॉरवर्ड करना हो जाता है। आपको किसी ने मैसेज भेजा, है ना, आपने किसी को मैसेज भेजा और वही मैसेज आपने उठा करके किसी और को भेज दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? ये फॉरवर्ड हो गया। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, चलो, तो फॉरवर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रिप्लाई ऑल, इसमें रिप्लाई ऑल का उपयोग तब किया जाता है जब आप एक ग्रुप
एक समूह ईमेल का जवाब देना चाहते हैं और सभी प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना चाहते हैं जिन्हें मूल ईमेल भेजा गया था। यह सुनिश्चित करता है कि सभी संबंधित लोग आपके उत्तर को देख सकें। रिप्लाई ऑल इन ईमेल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिप्लाई to a group email and include all recipients to whom the original email was sent. This ensures that all relevant people can see your reply. अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आप कार्बन कॉपी और ब्लेंड कार्बन कॉपी सब पढ़ोगे, ठीक है। जब आप उसे पढ़ोगे तो ये चीज वहां पर 110% क्लियर हो जाएगी। तो इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अगर किसी को ना समझ में आई हो साइड में रख लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जब हमारे पास कोई मेल आता है तो ऑप्शन आते हैं रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड, रिएक्ट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड क्या चीज है जी, बता चुके हैं कि एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय मेल को, अच्छा ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय मेल को एडिट भी किया जा सकता है व इसमें आए हुए अटैचमेंट को जोड़ा व घटाया भी जा सकता है। ये एक अलग से बात है, इसे याद रखना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ओके, अब जो मैं आपसे कह रहा था कार्बन कॉपी, ब्लेंड कार्बन कॉपी, उसका समय आ चुका है। अच्छा ठीक है, तो पहले एक बार मुझे कंफर्म कर दें आप कि यहां तक हमने जो भी बातचीतें की हैं ये अच्छे से समझ में आ गई हैं और इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी या समस्या तो नहीं है। तो भाई चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करती हैं कि कौन सा चैप्टर तुम्हें किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, कौन सा चैप्टर तुम्हें किस तरह से समझ में आएगा। कुछ चैप्टर होते ही कैसे हैं, रट्टा करने लायक होते हैं, रट्टा फिक्शन वाले होते हैं, उसमें तुम्हें सिर्फ रटना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो डेप्थ के लिए तुम्हें हो सकता है 5 साल की बीटेक करनी पड़ जाए, तब तुम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना। अब तुम अगर वो नहीं करना चाहते तो वन लाइनर को सीधा सीधा रट लो, वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिपेंड करती हैं चीजें। कई बार कोई चैप्टर ऐसा होता है जो थियोरेटिकल होता है, जो तुम्हें कम समझ में आएगा, उसे तुम्हें रटना होगा। कोई चैप्टर ऐसा होगा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, जो रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, वो तुम्हें ऐसा याद हो जाएगा जो तुमसे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो, नहीं वो नहीं करना होता, मैं बताऊंगा भाई, थोड़ा सा रुक जाओ आप आगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अच्छा जब हम कंपोज पर क्लिक कर रहे थे, जब हम कंपोज पर क्लिक कर रहे थे मेरे भाई, तो एक अलग से छोटू सा इंटरफेस आ रहा था। जब हम कंपोज पर क्लिक कर रहे थे तो एक ऐसा दृश्य हमारे सामने खुल करके आता है। बहुत बढ़िया, मुझे इसी बात का इंतजार था और वही चीज आ चुकी है, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्त, चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखो जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक है टू, एक है सीसी, एक है बीसीसी और एक है हमारा सब्जेक्ट। तो ये हमारे ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पर? ईमेल में ये हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें नीचे, हाँ भाई तभी दिखाई देगा, नीचे हमें कुछ और ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो अब हम इसके पूरे के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। तो देखो टू में उस व्यक्ति की ईमेल आईडी आती है जिसे हमें मेल भेजना है। जिस व्यक्ति को हम अपना मेल भेजना चाहते हैं उसकी मेल आईडी हम कहाँ पर टाइप करते हैं? टू में। जैसे आप देखोगे छोटे में जब बचपन में हम कोई गिफ्ट पैक करते थे तो हम उसमें लिखते थे क्या कि टू द सहेली, जैसे भी सहेली सहेला जैसे भी है ना, टू जो भी नाम है मान लो शिवम सर, ठीक है ना, है ना। तो जो भी आपको लिखना है, जिसे देना है उसका टू, और जिसने दिया है ना, जिसने दिया है उसका नाम फ्रॉम में लिखा जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जिसे हमें मेल भेजना है उसकी मेल आईडी, जो इस मेल को प्राप्त करेगा उसकी मेल आईडी कहां पर टाइप होगी? उसे टू में लिखा जाता है, ठीक है। एक बात याद रखना कि टू वाले फील्ड को खाली छोड़ करके, है ना, टू वाले फील्ड को खाली छोड़ करके आप किसी भी मेल को नहीं भेज सकते। टू वाला फील्ड कभी भी खाली नहीं हो सकता। आपको टू वाले फील्ड पर क्लिक करना मतलब उसे भरना ही भरना होगा भाई। जब तक आप ये नहीं बताओगे कि ये मेल आखिर भेजना किसे है, तब तक वो जाएगा कैसे, ठीक है। तो टू में उस व्यक्ति की मेल आईडी आती है जिसको ये मेल भेजना है, जो मेल को प्राप्त करेगा उसकी। अच्छा सीसी का क्या मतलब है? तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी।
बीसीसी का क्या मतलब है? तो एक तो इनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है सीधी सीधी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है आपकी हमारी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है ना? तो सी, अब ये है क्या सीसी बीसीसी? ये सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं वो वाली सीसी नहीं है। ये सीसी है कार्बन कॉपी, ये है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब पहले तो ये सीसी और बीसीसी होता क्या है, फिर सीसी और बीसीसी में अंतर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं। देखो, होता क्या है कि जब किसी मेल को मान लो किसी एक व्यक्ति को भेजना है मुझे, साथ में उसी मेल की कार्बन कॉपी मैं कुछ 5 लोगों को और भी भेजना चाहता हूं। मेल मेनली तो जाए मेन मान लो किसी एक व्यक्ति के पास, लेकिन उसकी जो कार्बन कॉपी है, जो उसकी और भी कॉपीज हैं, वो 5 और अन्य लोगों को भी चला जाए। और मैं चाहता हूं कि उन 5 लोगों को और छठे जिसे भेजा उसे, इन सब लोगों को मिलकर के, है ना, इन सब लोगों को ये दिखाई दे कि ये मेल मेरे साथ साथ इन इनको भी भेजा गया है, तो वो कार्बन कॉपी में उनकी मेल आईडी टाइप होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये मेल मेरे साथ मतलब एक एक व्यक्ति के साथ साथ और भी 10 लोगों को जाए, लेकिन उन 10 लोगों को ये पता ना लगे कि ये मेल मेरे साथ साथ और किसको भेजा गया है, तो इसको ही बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। इसी बात को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो इसी बात को हम और आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी कह रहे होते हैं। क्लियर है जी? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हैं, बताइएगा। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ हद तक आपको बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप आ जाओ थ्योरी पर, यहाँ पर इसे लिखा हुआ देखो, यहाँ से समझ में आएगी। क्या है? तो टू, इसमें वह ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिसे मेल भेजना हो, इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इन दिस द ईमेल एड्रेस टू विच द ईमेल इज टू बी सेंड इज एंटर्ड, इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है सीसी। सीसी की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है? तो हम और आप कहेंगे कि भैया बिल्कुल एक बार और बता रहा हूं भाई। सीसी की फुल फॉर्म होती है हमारी कार्बन कॉपी। इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी यानी कि कार्बन कॉपी में डाला जाएगा, और उन्हें यह भी दिखेगा कि इस ईमेल की कॉपी और किस किस को भेजी गई है। अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड by all those whose email address will be entered in CC, and they will also see that the copy of this mail has been sent to whom। वो सब ये भी देख सकते हैं। तो सर उन 5 व्यक्ति की ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा, लेकिन उन बचे हुए 4 जो 5 हैं उनकी सीसी में भरेंगे हम। ठीक है, सीसी वाले फील्ड में। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। बीसीसी क्या है? लगभग सेम है, बस अंतर इतना है कि सीसी में जो मेल हम बाकियों को भेजते हैं उनमें उन सबको दिखाई देता है, जबकि बीसीसी में जो हम मेल भेजते हैं वो चला सबके पास जाएगा, लेकिन भेजा कि चला सभी के पास जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि ये और किसको भेजा गया है। टू में सिर्फ ईमेल एड्रेस डाला जाता है या पासवर्ड भी? बहन ये सवाल आपका गलत है, क्योंकि टू में सिर्फ ईमेल एड्रेस ही डाला जाएगा, पासवर्ड नहीं डाला जाता। भाई एक बात बताओ, आप किसी को कोरियर कर रहे हो तो उसका एड्रेस ही तो लिखोगे, कि उसके घर के सारे राज बता दोगे कि उस तिजोरी में पैसा रखा है, ये जाकर के खोल लेना, उसके लॉक का पासवर्ड ये है? नहीं ना। आप सिर्फ जिस एड्रेस पर भेजना है उसकी एड्रेस भी लिखोगे। ऐसे ही जब हमें मेल भेजना होता है तो हम सिर्फ उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं, पासवर्ड की वहां आपको पता ही नहीं होगा पासवर्ड भेजो लिखोगे कहाँ से। ठीक है, चलो। इसके बाद ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस बीसीसी में डाला जाएगा, पर उन्हें यह नहीं दिखेगा कि यह मेल और किस किस को भेजा गया है। अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड बाय ऑल दोज हुज ईमेल एड्रेस विल बी एंटर्ड इन बीसीसी, बट दे विल नॉट सी दैट दिस मेल हैज बीन सेंट टू एंड होम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी इसकी शॉर्टकट की हमारी होती है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, है ना, जैसे पेट में चूहे उछलते हैं ना, वैसे आपके मन में सवाल उछलते हैं कि हम सीसी बीसीसी के थ्रू कितने मेल भेज सकते हैं। इस बात का जवाब थोड़ी ही देर में देने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, देखो अब यहां पर एक बात आती है कि सर सीसी में सारी ईमेल डालेंगे तो टू में क्या लिखेंगे? समझो, देखो
जैसे इसका यूज पड़ता कहाँ पर है, मान लो कि मुझे अपने ऑफिस के जो मैनेजर सर हैं उन्हें कोई मेल भेजना है, मुख्यतः जो मेल है वो उन्हें भेजना है, साथ में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी की टीम के पास भी पहुंच जाए, ठीक है, वो बाकी की टीम के पास भी क्या हो जाए मेरे भाई, पहुंच जाए। तो हम टू में तो मैनेजर सर लिखेंगे, मैनेजर सर की मेल आईडी डालेंगे, और जो बाकी के लोगों को हम वो मेल भेजना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि उन सबको ये दिखाई दे कि ये मेल इन इनको भेजा गया है, तो सीसी इसके थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। तो टू में जिसे मेनली भेजना है और सीसी में जिन्हें और साथ में भेज दी गई है। इसे आप दूसरी तरीके से ऐसे भी ले सकते हो कि मान लो आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आपके ऑफिस के जो मैनेजर सर हैं, आप किसी मतलब कोई ऑफिसर है आपकी पोस्ट का, वो आपके मेल का रिप्लाई नहीं करता, वो आपसे बदतमीजी से बात करता है, ठीक है ना, वो आपको रिप्लाई नहीं करता है कुछ भी, और आपको सबूत सा इकट्ठा करना है मान लो, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने टू में तो उस व्यक्ति को मेल भेजा जो तुम्हें बात नहीं कर रहा, जो तुम्हें सही से रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, आपने कोई काम करने के लिए बोला और उसने करके ही नहीं दे रहा वो बार बार, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप टू में तो लिख दोगे जिससे काम करवाना है उसका, और सीसी में अपने मालिक को भी टैग कर दोगे, अपने मैनेजर सर को भी टैग कर दोगे, एचआर सर को भी कार्बन कॉपी में। अब जैसे तुमने मेल भेजा है ना, उसे ये दिखाई देगा कि अगर मैंने ये काम इसका नहीं करा तो भाई साहब ये कार्बन कॉपी तो इन लोगों को भी भेजी गई है, इन लोगों को भी भेजी गई है, मतलब ये लटका देंगे। वैसा होता है ना कई बार कि मैंने किसी से काम करने के लिए कहा मेल के थ्रू कि ये हो जाना चाहिए, उसने मेल डिलीट कर दिया, फिर जब बात बड़े लेवल पर पहुंची तो मैनेजर सर और उनके पास सीईओ के पास जाकर के ये कह दिया गया कि मुझे तो कोई मेल भेजा ही नहीं, देखो ऐसे करके दिखा दिया। अगर उसमें सीसी कार्बन कॉपी में एचआर और जो भी ऑफिसर होते हैं, जो भी पोस्ट के होते हैं आपके, वो अगर उसमें ऐड है तो भाई उसके मन में ये ख्याल रहेगा कि मेल मैं ही डिलीट कर सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन उनके पास भी ये चीज पहुंच चुकी है, अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे उत्तरदायित्व देना पड़ेगा, मेरी अब जिम्मेदारी हो गई एक तरीके से। समझ में आ रहा है? ऐसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उसे पता नहीं चलेगा कि ये मेल तुमने इनको भी भेजा है, लेकिन गया उनके पास भी होगा। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा इस तरह से हम यहाँ पर इसे देखते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है भाई? प्लीज बीच में से मत पूछो, मैं अपने आप सब कुछ ही बता दूंगा। कॉन्फिडेंस मोड क्या होता है सब कुछ मैं बताऊंगा, बीच बीच में से पूछोगे तो फिर एक चीज समझो थोड़ा सा, है ना, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? तो जैसे हम बचपन में प्रार्थना पत्र लिखते थे, एप्लीकेशंस लिखते थे, तो हम वहां पर विषय लिखते थे कि ये जो पूरी हमारी ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये किस उद्देश्य से है। तो उसमें पूरी में तो बात लिखी होती थी कि अरे इतनी तारीख को मेरी साली की शादी है, इतने से इतने को जाना है, इतने को आना है, वो पूरी डेट तो तुम नीचे मेंशन करोगे, ठीक है। लेकिन बीच में, है ना, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसमें तुम कहोगे कि 5 दिन के अवकाश हेतु। सिर्फ जो मेन पर्पस है ना, वो मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य, उस पूरे मेल का निचोड़ उस सब्जेक्ट वाली लाइन में आता है। नीचे दिखाओ, कमेंट दिखाइए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, है ना। चलो, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है कि इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु डाली जाती है। द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ईमेल टू बी सेंड इंसर्टेड इन इट। इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु या उद्देश्य लिखा जाता है। द सब्जेक्ट मैटर पर्पस ऑफ द मेल बीइंग सेंड इन रिटन इन इट, ठीक है। तो जो मेल का मुख्य उद्देश्य है वो भेजा जाता है। अच्छा, एक बात और आती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि टू वाले फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन जो सीसी फील्ड था, जो बीसीसी फील्ड था, उसे आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होती। आपको जब जरूरत पड़े तभी उनका यूज करो, नहीं यूज करोगे तभी भी मेल चला जाएगा। अगर ऐसे ही सब्जेक्ट के बारे में पूछ ले कि बताओ क्या जो सब्जेक्ट होता है हमारा, इसमें कोई ऐसी जरूरत पड़ती है, मतलब क्या इसे मैं सब्जेक्ट में कुछ ना लिखूं तो वो सेंड हो जाएगा क्या? बताओ एक बार, आप अपने स्तर पर बताओ, फिर मैं बताऊंगा, तब तक मैं मम पी लेता हूँ, ठीक है। बताएंगे बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। आप समझिए होता क्या है, देखिए, यदि आप किसी मेल में, है ना, यदि आप किसी मेल में सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं तो वह सेंड
हो जाएगा। पहली बात, हो जाता है सेंड, ठीक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जाएगा, चला जाएगा, सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तब भी चला जाएगा। लेकिन 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 समस्या है। समस्या क्या है जी? समस्या ये है कि अगर आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, ऐसे ही बस सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आपने किसी ऑफिशियल कंपनी, किसी गवर्नमेंट को भेज दिया मान लो, ठीक है ना, तो उस मेल को खोला ही नहीं जाएगा, उसे ओपन ही नहीं किया जाएगा। मतलब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एक होता है हमारा, ये एथिकेट्स की बात करते हैं, जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी शायद, वो पहले बहुत वायरल हो रही थी, अब तो नहीं है। उसमें एक लड़की होती है ना, कि कुछ एथिकेट सीख लो, कुछ ये सीख लो, कुछ वो सीख लो, ऐसे अच्छे लग रहे हो, ऐसे करके वो करती है वीडियो में, ठीक है। तो कुछ शिष्टाचार, एथिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, कुछ तरीका सीख लो, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि सब्जेक्ट लिखे बिना भी, तो ऐसे ईमेल एथिकेट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एक अच्छी ईमेल का तरीका है और कौन सा एक अच्छी ईमेल का तरीका नहीं है। मतलब जैसे कंपनियां होती है ना बड़ी बड़ी, तो वो कंपनियां इस बात पर निर्भर करती हैं, आपके मेल के आधार पर ही बता देंगे तुम कितने होशियार हो। अगर आपने मेल में सारे लेटर कैपिटल लिख रखे हैं तो वो आपका मेल रिजेक्ट, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि फ्रॉड मेल को पहचान लिया जाता है, तो उसमें कैसे पहचाना जाता है, ऐसे ही कि अगर आपने सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है तो बड़ी बड़ी कंपनियां उस मेल को खोलेंगी ही नहीं, उसे स्पैम मान लेंगी। उसे मान लेंगे कि जिस व्यक्ति विशेष को, जिसे कंपनी को मेल लिखना ही नहीं आता, उसे हम क्या ही सीरियस लें, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना, लिखे बिना मेल चला तो जाएगा, लेकिन उसे एक ईमेल शिष्टाचार, ईमेल एथिकेट के अंदर नहीं माना जाता। एक मेल को लिखना ही एक अच्छा मेल माना जाता है, मतलब सब्जेक्ट को लिखना ही एक अच्छा मेल माना जाता है। और जब आप मेल भेजते हो किसी को, जैसे हमारे पास कोई मेल आता है तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक ऐसे लिखा आ जाता है, तो उसमें सब्जेक्ट वाली लाइन ही लिखी आती है। वो सब्जेक्ट वाली लाइन ही ये बताती है कि इस मेल को पूरा क्यों पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट लिखे बिना मेल चला तो जाएगा, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं होती। अगर मैं इसे एक देसी उदाहरण के साथ तो मैं समझाऊं, तो इसे ऐसे समझना कि मान लो तुम्हारी नई नई शादी हुई, ठीक है। तुम्हारी नई नई शादी हुई, अब तुम पहली बार ससुराल जा रहे हो, तो तुम बिना मिठाई के डिब्बे के जा सकते हो या नहीं जा सकते? तो भाई जाने को कोई मना थोड़ी ना कर देगा तुमसे, जाने को तुम जा सकते हो। लेकिन मेरे भाई खाली हाथ जाए तुम्हें शर्म नहीं आएगी है? तुम्हें बिल्कुल भी इतनी सी भी लज्जा नहीं आएगी कि तुम पहली बार जा रहे हो और तुम खाली हाथ मुंह उठा के चले गए? ठीक है ना। तो जाने को जा सकते हैं, लेकिन ईमेल एथिकेट के अंदर वो नहीं आता है हमारा, ठीक है ना। आप गए ससुराल, आप भैया मत करो किसी से नमस्ते, या आप मतलब किसी कहीं गए, आप किसी से नमस्ते मत करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई तुमसे कुछ कहेगा थोड़ी ना। लेकिन वो एक अच्छी, एक उसके अंदर थोड़ी ना आती हैं चीजें। बिल्कुल उसी उदाहरण के साथ आप समझो कि मेल भेजा तो जा सकता है, लेकिन वो ईमेल एथिकेट के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे की बातचीत हम करेंगे कल की क्लास में। आपको आज की क्लास कैसी लगी वो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी मुझे कमेंट करके टैग करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन ईमेल के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।